आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में और मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता जनाब आरजू खान। आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त बिहार में चुनाव का माहौल है, नवंबर में चुनाव होने वाला है। आइए कुछ सवाल है जिसका जवाब जानते हैं आरजेडी के प्रवक्ता जनाब आरजू खान साहब से। आईडीटीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, इस वक्त जो है नवंबर में बिहार का चुनाव होने वाला है। आरजेडी के पास क्या मुद्दा है? देखिए, हमारा विजन इतना बड़ा है कि जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है बिहार प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी की और जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार है, वो हमारे विजन को चुराती है। अब विजन हमारा कैसे चुराती है मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा था, हमारे मैनिफेस्टो में था 2020 के और उसके बाद 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हमारा मैनिफेस्टो था कि जो वृद्धा पेंशन है उसको हम 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे। जो मान बहन योजना के तहत जो राशियां हैं वो हम अपनी माँ बहनों को डायरेक्ट खाता में 2500 रुपये प्रति महीना पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो देश में जितने भी राज्य हैं उसमें अगर कहीं का सबसे ज्यादा बिजली दर यूनिट है तो वो बिहार का है। तो हमने कहा कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। ये सब हमारी चीजें थी। हमने ये भी कहा कि इस बिहार प्रदेश में गरीब आवाम के साथ ये नाइंसाफी है कि यहाँ की आवाम, मजदूर, शोषित, गरीब, वंचित, जो 300-400 का, जो पहले 400-500 का जो सिलेंडर होता था, आज 1200 से 1300 रुपए में खरीदता है। हम बिहार के हर घर घर तक रसोई का गैस सिलेंडर पहुंचाएंगे महज 500 रुपए में। ये सब हमारा मैनिफेस्टो था और उसको आज आनन फानन में डबल इंजन की सरकार ने चोरी किया। वो चोरी कैसे किया मैं बताता हूँ। आनन फानन में इस डबल इंजन की सरकार ने जो हमारा वृद्धा पेंशन योजना जो था 400 से 1500 करने का, इन्होंने आनन फानन में 400 से 1100 किया। लेकिन नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। ये जो डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इन्होंने जल्दीबाजी में 1100 किया, जबकि हम कहते थे कि 1500 करेंगे। हमने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इन्होंने हमारा विजन को चुराया और आनन फानन में इन्होंने फिर 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री किया। अभी भी 75 यूनिट कम रह गए हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा दूरदृष्टि था। हम कमाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा पे बात करेंगे। अशिक्षा पूरे देश में जितने भी राज्य है, बिहार प्रदेश में सबसे कम है। हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में सबसे ज्यादा अगर बच्चा ड्रॉप आउट करता है किसी भी राज्य में तो वो बिहार का राज्य है, जहां हाई स्कूल जाते जाते लगभग बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है, ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत है। इंटरमीडिएट में 12 से 13 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए 6 लाख सीट बिहार सरकार के पास है। तो 6 से 7 लाख बच्चे पलायन करते हैं अदर स्टेट में शिक्षा के लिए। ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ से ज्यादा लोग 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए श्रमिक बनते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, मजदूर बनते हैं। वो हम पलायन की बात कर रहे हैं कि हम पलायन बंद कर देंगे। सिंचाई, कमाई, दवाई की बात करेंगे, इम्प्लीमेंट की बात करेंगे। वो नीति आयोग की रिपोर्ट जो भारत सरकार का डेटा है वो कहती है कि बिहार में स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। हम इस पे बात कर रहे हैं। ये सब हमारे विजन है जो कि आम आवाम तक पहुंचे हैं। इसी की वजह से इस डबल इंजन सरकार ने हमारे विजन को चुराया है। सर, ये बताइए कि राहुल गांधी के आने से गठबंधन को क्या फायदा होगा? क्या आपकी सरकार में इनका बेनिफिट दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारा गठबंधन बहुत सालों का गठबंधन है। सालों क्या, कई दशकों का, दो दशकों से ज्यादा का हमारा गठबंधन है। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो बिहार के, जो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जो युवा चाहते हैं, उनके साथ साथ जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो देश के है, राहुल गांधी, उनके अंदर एक अचूक क्षमता है जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है, परेशान है, बेबस है, लाचार है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पे करे क्या। तो हमारा जो विपक्ष है, जिसको 60% से ज्यादा वोट मिले हैं भारत में, हम कह सकते हैं कि बहुत मजबूती से है। और ये जो सरकार जो गद्दी पर बैठी है वो वोट चोरी करके बैठी है, लोगों का जनादेश चोरी करती है और चोरी के रास्ते से, चोर दरवाजे से ये सियासत करती है। क्या आरजेडी अगर सरकार बनाती है तो इसमें आम लोगों को, गरीब को धरातल पे क्या फायदा होगा? देखिए, अगर आप लालू प्रसाद यादव जी का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक वक्त ऐसा था जब सामंतवादी, मनुवादी विचारधारा के लोग थे, जिनको जो छोट का अधिकार जिसको कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि वोट, छोट का अधिकार मतलब वोट का अधिकार, उसका एहसास दिलाया आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने। वो जहां गतिविधियां चलती थी समाज के अंदर, जो कुरीतियां थी, किसी गरीब
किसी गरीब, वंचित, शोषित बहुजन समुदाय के लोगों को खाट पे बैठना नहीं दिया जाता था, उसकी आज़ादी उन्होंने दी। मंदिर में जाने की आज़ादी नहीं थी, उसमें उन्होंने आवाज़ दी, उसको जाने की आज़ादी दी। यही नहीं, उन्होंने ये आज़ादी दी कि अगर आपका कुआं है, उस पे पानी नहीं पीने दिया जाता था, उसकी उन्होंने आज़ादी दी। सबको बराबर का दर्जा दिया। जो गरीब, वंचित, पिछड़े जो वर्ग का आदमी था, उसको धरातल पे लेके आए, उसको आवाज़ दिया और सामंतवादी, मनुवादी विचारधारा को कुचला। और यही परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को कि एक पिछड़े का बेटा, एक दलित का बेटा इस बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बन गया। तमाम तरह के एलिगेशन लगे, उसके बाद भी हमारा संघर्ष जारी रहा। हमने रथ रोकने का काम किया, जो सांप्रदायिक रथ था बिहार प्रदेश में, जो कि हिंदू मुस्लिम की ध्रुवीकरण करके गद्दी पर बैठना चाहता था, उसके पर्याय बने। कौन बना? आदरणीय लालू प्रसाद यादव। उन्होंने एक नजीर पेश की। हम उस समाजवादी संगठन के कार्यकर्ता और प्रवक्ता हैं जो समाजवाद में अपना यकीन रखती है और सब लोगों को, आम आवाम को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देंगी, जो सुविधा मैंने आपको बताया। सर, क्या आपको लग रहा है कि आरजेडी चुनाव जीत जाएगा और सरकार बना लेगी? देखिए, ये जनता का जनादेश है। इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है और जनता जनार्दन है। अगर पिछले इलेक्शन को देख लिया जाए, 2020 के इलेक्शन में, तो आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह को शाम को एकाएक हेलीकॉप्टर पकड़ के बिहार आना पड़ा। और इसलिए आना पड़ा कि इस आज़ाद भारत में पहली बार रात के 11 बजे से 12 बजे रात तक काउंटिंग चली। देश में, बिहार प्रदेश में गिनती होती रही और सिर्फ 12,000 वोटों के डिफरेंस से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, जिसको मैं कह सकता हूं बिहार की सबसे छोटी पार्टी, आज गद्दी पर बैठी हुई है, चोरी करके, जनादेश का अपमान करके बैठी हुई है। और कहीं ना कहीं वो प्रशासनिक तरीके से उन्होंने उसके ऊपर दबाव बनाया और वोट चोरी किया, और वोट चोरी के बाद आज वो बैठे हैं। तो जनता का स्पष्ट जनादेश है। अगर 2010 के इलेक्शन को देख लिया जाए तो हर मर्तबा राष्ट्रीय जनता दल वहां की बिहार प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और आज उसके लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। तो हमको जनता आशीर्वाद देती है, अपने सर माथे पे रखती है, हमको जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा, बिहार के आम आवाम का मुख्यमंत्री होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी कल गए थे और जाकर तेजस्वी यादव जी से मिले हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनके जाने से कुछ चुनाव में उथल पुथल होगा? जिस तरीके से महागठबंधन, जिसको हम लोकसभा के इलेक्शन में इंडिया अलायंस कहते थे, वो इंडिया अलायंस ये पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है कि हम एक साथ हैं और हम दिखा रहे हैं। और ये जो वोटों का ध्रुवीकरण जो करते थे ना, हमको किसी भी तरीके से उसको रोकना है। हमारी एकता, प्रतिबद्धता बिहार के 14 करोड़ आम आवाम के लिए है, जिसमें से लगभग 7,90,000 वोटर है। तो हम एक दिशा में चल रहे हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं और उसमें अखिलेश प्रसाद यादव जी आते हैं। उनका बहुत बहुत हम लोग इस्तकबाल करते हैं और आज तक वो रहे। और कल फिर जो है, आज जो है शाम को पटना से राहुल गांधी आएंगे और कल हमारा जो है 1 किलोमीटर का पैदल यात्रा होगा और कल इस यात्रा को फिर खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में श्री योगी आदित्यनाथ जी बेहतर कर रहे हैं और बेहतर सरकार चला रहे हैं। आपके नजर में कैसा, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडागर्दी की सरकार चल रही है और इस देश में एक नजीर बना, एक उदाहरण बना कि वो आदमी जो लोकतांत्रिक गद्दी पर बैठता है, अपने ऊपर लगे हुए कानूनी धाराओं को खत्म करता है पहले ही शाइन में, और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं जिनका नाम आदरणीय आदित्यनाथ योगी है। यहाँ दमनकारी मैं सरकार कह सकता हूँ, गरीब, वंचित, शोषितों के अधिकार को हनन करने वाला, इनकी बुलडोजर यहाँ के पंडित जी ब्राह्मणों के ऊपर चलता है, मुसलमानों पे चलता है, यादवों के ऊपर चलता है। मैं ये कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा ही डीएनए है जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलते हैं, जबकि ये अंग्रेजों की पॉलिसी हुआ करती थी। जब आपने संवैधानिक कुर्सी पर बैठने से पहले संविधान की शपथ ली थी और आपने कहा था कि जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, किसी भी धर्म या संप्रदाय के हैं, वो सब हमारे लिए बराबर हैं, तो फिर ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे क्यों चलती है? गरीब की घर और झोपड़ियां तबाह कर दी जाती हैं, बड़े लोगों के ऊपर ऐसा क्यों नहीं होता है? संरक्षण बड़े बड़े जो गुंडा और माफिया हैं उनको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये ऐसी पार्टी है और उसके मुखिया ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो तिरंगे के आड़ में
अपने आप को छुपाना चाहते हैं, जो संविधान के आड़ में छुपाना चाहते हैं। अब आप कहिएगा कि तिरंगे के आड़ में कैसे? जिनकी आइडियोलॉजी पे ये चलते हैं, जिसकी विचारधारा पे ये चलते हैं, आरएसएस, उसको दशकों लग गए थे अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा फहराने में। एक तरफ ये संविधान की बात करते हैं और 400 पार कहते हैं कि लाइए और देश का संविधान बदल देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये घर घर तिरंगा भेजने वाले खुद तिरंगे का मान और सम्मान नहीं रखते हैं। ये फर्जी सरकार है, ये मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा से उत्प्रोत सरकार है, ये गुंडों की सरकार है, ये गरीब वंचित शोषितों की सरकार नहीं है। गुंडों से मुझे ये याद आया कि जैसे कि आपने गुंडा बार बार वर्ड यूज किया, तो लोग कहते हैं, मैं क्या कहूं, आप बचाइए। देश की कोई संवैधानिक गद्दी पर अगर बैठता है, इस प्रदेश का अगर, उत्तर प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री है, अपने ऊपर लगे हुए चार्जर एक झटके में कानून की, संविधान की धाराएं लगी हुई है, वो उसको खत्म कर देता है, उसको क्या कह सकते हैं? ऐसा आजाद भारत में कभी हुआ था? नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। इस देश का जो आदरणीय जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, 90 दिन जेल में रहे। किन चीजों में रहे? सजा याफ्ता रहे, फर्जी एनकाउंटर में, शोहराब शेख की। और आज वैसे लोग जो है गद्दी पर बैठे हुए हैं, जिसको देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसको गुंडा कहते थे। मैं 2-4 आपको उदाहरण दे दूंगा। दुष्यंत चौटाला को हरियाणा में देख लीजिए, उनके पिताजी जेल की सलाखों के पीछे थे। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के पार्टी को कहा जाता था कि इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। इलेक्शन होता है, 11 सीट लेके दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी आती है, रातों रात उनके पिताजी को जेल से बाहर निकाला जाता है और उनको मोदी जी के कैबिनेट का डिप्टी सीएम बनाया जाता है हरियाणा का। जिसको कहते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अजीत पवार को कि इनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे है, इनसे जेल में चक्की पिसवाएंगे। उनके साथ क्या होता है? छगन भुजबल को कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं महाराष्ट्र का, अजीत पवार को वहां का डिप्टी सीएम बनाते हैं। तो आज तक मैंने यही देखा, देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जो लाल किले से जो चीजों को कहते थे, देश की जनता उसको सही मान लेती थी। लेकिन आज जो भी प्रधानमंत्री जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिसको बलात्कारी कहते हैं, उन सबको अपने पार्टी का कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं, अपने पार्टी का डिप्टी सीएम बनाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? एक हिंदू मुसलमान की सिर्फ विचारधारा पे बात करने वाले, जहरीले बोलने वाले बचौल ठाकुर है। कल उनको बिहार की पब्लिक ने दौड़ाया है, उनसे सवाल कर रही है। मैं कहता हूं आप सवाल करिए। ये सिर्फ विपक्ष के प्रवक्ताओं का काम नहीं है, विपक्ष के नेताओं का काम नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का काम है, जिससे आपका मुस्तकबिल बनता है। आप हर चीज पॉलिटिशियंस पे मत छोड़िए, आप अपने हक हकूक के लिए आवाज उठाइए। नहीं तो आजम खान जैसे लोग या और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे ऐसे चार्जेस लगे हैं, जिनको बोलने में शर्म आता है और उनको आज के वक्त में जेल की सलाखों के पीछे डाल गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से वो काम कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जुनैद खान, बिहार की राजधानी पटना से कैमरामैन सतीश के साथ।